आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलेट पर सवार होकर सीएम फडणवीस ने किया रोड शो, बोले मुंबई में महायुति का मेयर तय। जन नायकन विवाद में राहुल गांधी की एंट्री, बोले तमिल जनता की आवाज नहीं दबा पाएंगे मोदी। 10 मिनट में डिलीवरी पर लगा ब्रेक, गिग वर्कर्स की सेफ्टी के चलते बड़ा फैसला। एनआईए करेगी बांग्लादेशी घुसपैठ के नेटवर्क की जांच, सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय गिरोह की पोल खुलेगी। और ईरान में कॉलिंग बैन हटा, इंटरनेट अब भी बंद, विरोध के बीच सरकार का चौंकाने वाला कदम। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बुलेट बाइक से रोड शो किया। हेलमेट पहनकर सीएम फडणवीस सुरक्षा घेरे में रोड शो में शामिल हुए और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। सीएम ने कहा है कि जनता का समर्थन महायुति के साथ है और इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। ये रोड शो भारत माता चौक से शुरू होकर विविध चौराहा होते हुए महाल स्थित शिवाजी प्रतिमा तक पहुंचा। पूरे रास्ते में भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। रोड शो के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रोड शो के दौरान नागपुर के बड़कस चौक और आसपास के इलाकों को भव्य रूप से सजाया गया है। इस मार्ग पर प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेताओं के पोस्टर लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि इसी मार्ग से कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काफिला भी गुजरा था और आरएसएस मुख्यालय भी इसी क्षेत्र में स्थित है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में एक ही चरण में मतदान होगा। 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी। कुल 2859 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। थलापति विजय की आखिरी बताई जा रही फिल्म जन नायकन रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है और यह मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुलकर समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर एक हमला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा है कि वो तमिल जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। इस बयान के बाद फिल्म को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। तमिल सिनेमा के कई कलाकार पहले ही विजय के समर्थन में सामने आ चुके हैं। अब राहुल गांधी की एंट्री से मामला और गर्मा गया है। फिल्म जन नायकन की रिलीज से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीएफसी चेयरपर्सन का फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजना अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि फिल्म रिलीज से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। साथ ही सर्टिफिकेट जारी करने या रोकने के फैसले पर समीक्षा का अधिकार बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। इस वजह से फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार के दखल के बाद क्लिक कॉमर्स सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की सख्त पहल के बाद ब्लिंकिट ने अपने सभी प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह फैसला डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और उनके कामकाजी हालात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल ही में मंत्रालय की ओर से ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में तेज डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़े जोखिमों पर भी चर्चा गंभीर हुई है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह की समय सीमा डिलीवरी पार्टनर्स की जान को खतरे में नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद कंपनियों ने अपने विज्ञापनों से सख्त डिलीवरी कमिटमेंट हटाने की सहमति दी है। बैठक के बाद ब्लिंकिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने ब्रांड, ऐप और सोशल मीडिया से 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा हटा दिया है। वहीं ज़ोमैटो और स्विगी ने भी जल्द ही ऐसा ही कदम उठाने का फैसला लिया है और सरकार को भरोसा दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में गिग वर्कर्स यूनियनों ने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। यूनियनों का कहना था कि 10 से 15 और 20 मिनट में डिलीवरी का दबाव डिलीवरी पार्टनर्स को तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए मजबूर करता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। न्यू ईयर ईव पर
हुई स्ट्राइक के दौरान भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। सरकार ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। कंपनियां अपने प्रचार में किसी तरह की समय की गारंटी नहीं देंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी धीमी हो जाएगी, बल्कि फोकस सुरक्षित होगा और दबाव मुक्त डिलीवरी पर रहेगा। ये फैसला क्लिक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार मित्र, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मी आपल्या सगळ्यांच्या जवळचा मित्र, तुमच्या सगळ्यांचा लाडका बाला. तर मित्रांनो, बृहमुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 ते 2026 निवडणूक होणार आहे. तर मित्रांनो, या निवडणुकीमध्ये या आणि मतदान करा. मतदान हा आपल्या सगळ्यांचा हक्क आहे. आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी नक्की या. तर लक्षात असू द्या मित्रांनो, गुरुवार दिनांक 15 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान करायला विसरू नका. मतदान करायला नक्की या. आपलं कर्तव्य बजावून घ्या मित्रांनो. पण हो मित्रांनो, येताना ओळखपत्र नक्की घेऊन या. आपलं ओळखपत्र नक्की घेऊन या आणि मतदान करा. धन्यवाद. कर मतदान, सांगते संविधान. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अवैध बांग्लादेशियों की गतिविधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध घुसपैठ को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और अब इस मामले की जांच एनआईए के हाथ में सौंप दी गई है। जानकारी के अनुसार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट और मनी ट्रेल की पूरी जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन पर सीमा पार घुसपैठ कराने और फर्जी आधार और वोटर आईडी बनवाने के आरोप लगे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि ये नेटवर्क भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे हैं और एफआईआर में अब जालसाजी और विदेशी अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध प्रवासियों की पहचान और डिपोर्टेशन अभियान लगातार जारी है। 2025 में दिल्ली से लगभग 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि इससे पहले 2004 में 14 और 2008 में 5 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। अधिकांश घुसपैठिए पश्चिम बंगाल बॉर्डर से देश में दाखिल हुए थे और अब एनआईए पूरे नेटवर्क की जांच करके इस गिरोह की पोल खोलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा जिले में आग दुर्घटना से प्रभावित आदिवासी परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सरलंका गांव में सोमवार को लगी आग में करीब 40 फूस के मकान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। नायडू ने कहा है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल राहत राशि दी जाएगी। ये राशि आपात जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्यों में कोई ढिलाई बरतने को नहीं कहा है। प्रशासन को मौके पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि जिन परिवारों के घर आग में नष्ट हुए हैं, उन्हें नए घर दिए जाएं। जब तक स्थायी आवास उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्री वी अनिता ने राहत उपायों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री ने आग में नष्ट हुए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को दोबारा जारी करने के विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए प्रति परिवार 1 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और जिला अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों की लगातार समीक्षा करने को कहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच ईरानी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अब भी पूरी तरह बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगलवार को ईरान से उनके विभिन्न दफ्तरों में फोन कॉल्स आए हैं। बताया गया है कि ईरान के लोगों ने एपी के दुबई ब्यूरो से संपर्क कर जमीनी हालात साझा किए हैं। इससे पहले ईरान के लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने में असमर्थ थे। हालांकि इंटरनेट के जरिए अब भी किसी तरह का संपर्क संभव नहीं है।
माना जा रहा है कि सरकार ने सीमित स्तर पर संचार बहाल किया है। इस कदम को सरकार की रणनीतिक नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान सरकार का ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि देश में विरोध प्रदर्शन अब भी चरम सीमा पर है। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका स्थित न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक कम से कम 646 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 9 जनवरी को हिंसा बढ़ने के बाद ईरान ने इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। वहीं इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसे अंतिम और निर्णायक फैसला बताया है। पहले से संकट में घिरे ईरान के लिए ये हालात और गंभीर कर सकता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मी अमृता रावराणे तुम्हा सगळ्यांना आवाहन करते की गुरुवारी 15 जानेवारी 2026 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी मतदान होणार आहे। तर सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 पर्यंत आपलं नाव असलेल्या मतदान केंद्रावरती आपण जाऊन आपलं मौल्यवान मत नोंदवायचंय आणि आपण देशाचे सुजाण नागरिक असल्याचं कर्तव्य पार पाडायचंय। आपलं मत आपली जबाबदारी। कर मतदान सांगते संविधान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक में एक्टर यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक के टीजर के खिलाफ कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि टीजर में अश्लील और आपत्तिजनक विजुअल्स शामिल हैं, जो महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सोच पर बुरा असर डाल सकते हैं। पार्टी ने आयोग से अपील की है कि फिल्म के टीजर को वापस लिया जाए या रद्द किया जाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि टीजर बिना किसी उम्र संबंधी चेतावनी के सार्वजनिक किया गया था। आप नेताओं का कहना है कि यह कदम समाज में नैतिकता बनाए रखने और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आयोग से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार और पुलिस इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। आपकी राज्य सचिव उषा मोहन ने कहा है कि टीजर में प्रस्तुत अश्लील और आपत्तिजनक दृश्य समाज के कुछ वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह की सामग्री सार्वजनिक रूप से दिखाना सामाजिक नैतिकता के लिए खतरा है और ये संस्कृति और परंपराओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। उषा मोहन ने महिला आयोग से सुझाव दिया है कि भविष्य में ऐसी सामग्री को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। आपकी शिकायत के बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC को पत्र लिखा और टीजर के संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आयोग ने कहा है कि बिना सेंसर और चेतावनी के टीजर का सार्वजनिक रूप से जारी होना महिलाओं की गरिमा और कन्नड़ संस्कृति के लिए हानिकारक है। अब CBFC इस मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। महिला आयोग का यह कदम फिल्म उद्योग और सार्वजनिक सामग्री पर निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। आपने भी कहा है कि ऐसे कदम समाज में नैतिकता बनाए रखने और संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। पहले वनडे में उन्होंने 47 गेंदों पर 49 रन बनाए थे, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। श्रेयस के अंतर्राष्ट्रीय वनडे में अब तक 68 पारियों में 2966 रन हैं और अगर वो अगले मैच में सिर्फ 34 रन बना लेते हैं तो 3000 रन पूरे कर लेंगे। इस उपलब्धि के साथ वो तेजी से 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बन जाएंगे। वर्तमान में ये रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 72 पारियों में हासिल किया था। वहीं विराट कोहली ने 75 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है। अगर श्रेयस का रिकॉर्ड हासिल कर लेते हैं तो वो दुनिया के चौथे सबसे तेज वनडे बल्लेबाज बन जाएंगे और इस मामले में विवियन रिचर्ड्स की बराबरी कर लेंगे। ओवरऑल रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम है, जिन्होंने 57 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे। श्रेयस चोट के बाद मैदान पर शानदार वापसी कर चुके हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए अपनी फिटनेस साबित की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी नजरें न केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड बल्कि टीम की जीत पर भी टिकी होंगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।
थांबा दिस इज ॲडल्ट कॉन्टेंट, सो इफ यू आर बिलो 18 जस्ट स्क्रोल अप. बट जे अबाव 18 आहेत त्यांच्यासाठी नाही, हा कुठला प्रमोशनल व्हिडिओ नाही आहे. हे माझ्या फिल्मचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या शोचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या नाटकाचंही प्रमोशन नाही आहे. दिस इज प्रमोशन ऑफ वोटिंग डे. 15 जानेवारी 2026 रोजी निवडणुका आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. सो गेट आउट ऑफ द हाऊसेस आणि वोट. आणि आपलं नाव ज्या मतदान केंद्रावर आहे तिथे जा, आपलं व्हॅलिड ID कार्ड घेऊन जा आणि वोट करा. बिकॉज वोटिंग फील्स नाईस यार. आपलं वोट आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स सेलिब्रेट डेमोक्रेसी टुगेदर. हॅपी वोटिंग. कर मतदान सांगते संविधान.